अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑनलाइन बेटा कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है? ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है हसन अब्सार और मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पढ़ाने के लिए। आगे चलते हुए सबसे पहले ख़ुद को इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरी स्पेशलिटी है कंप्यूटर विजन और टाइम सीरीज़ प्रिडिक्शन और मैं एक मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मशीन लर्निंग में डिग्री कर रहा हूँ जर्मनी से। उसके अलावा मैं IBM सर्टिफाइड जनरेटिव AI स्पेशलिस्ट भी हूँ और मेटा और गूगल सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट भी हूँ। मेरा ज़्यादातर काम प्रोफेशनल जो है वो कंप्यूटर विजन से रिलेट करता है और टाइम सीरीज़ प्रिडिक्शन से रिलेट करता है। तो बस मैं प्रोफेशनली इंगेज था तो मुझे उस्तादों के उस्ताद सर तारिक तुनियो साहब की कॉल आई और मुझसे पूछते हैं कि टेक गाय क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि सर इसी तरह प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स हैं। तो सर ने कहा कि एक कोर्स है, इसको ज़रा देखो कोर्स आउटलाइन। मैंने सर के इंस्ट्रक्शंस पे कोर्स आउटलाइन देखा, मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा सर ये तो कोर्स ऐसा है कि डिज़ाइन ही मेरे लिए हुआ है। तो सर हैड बीन काइंड इनफ टू पास दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। सर ने कहा कि तो फिर वेट किस चीज़ का है, आओ हमारे पास मिलो। मैं आके मिला और उसके बाद ये प्रोडक्ट कुक हुआ। तो अभी देखते हैं कोर्स के थोड़े कंटेंट्स के क्या हैं। देखो ये कोर्स ICAP ने इंट्रोड्यूस किया है स्टडी स्कीम 2025 में। इससे पहले जो कोर्स था वो था फिनटेक वाला। अब ऐसा क्या हुआ कि ICAP को एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ गई। फिनटेक भी तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज था ना, लेकिन फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी वजह है ये, ठीक है ना, कि वी ट्रस्ट डेटा। अब भाई डेटा का दौर है और अब डिसीजंस को डेटा ड्राइव कर रहा होता है, तो अब बात डेटा की होगी, ठीक है। और डेटा देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते या हम सब कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन जो हम करते हैं अगर वही हम एक मशीन को सिखा दें तो मशीन बहुत अच्छा करेगी, ठीक है ना। इसीलिए ICAP ने इस मॉड्यूल को सिलेबस का हिस्सा बनाया और इसकी सीरियसनेस का और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि इसको फाइनल्स के साथ प्लेस किया है। जो CFAP 6 है, ऑडिट एश्योरेंस और डेटा, उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये कोर्स। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। तो खैर बात करते हैं मॉड्यूल पे। देखो इनोवेशन जो है ना ICAP का कोर वैल्यू है। कोर वैल्यूज़ किसी भी इदारे के ना फाउंडेशंस होते हैं। ICAP की फाउंडेशंस में है कि उन्होंने इनोवेट करना है और उन्होंने वो अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करने हैं कि जो इंटीग्रेटेड हो, जिनका नॉलेज इंटीग्रेटेड हो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के साथ, ठीक है ना। क्योंकि भाई अब टेक का दौर है। अब वो जो आप अकाउंटिंग करते हो, देखो एक टाइम था कि पेपर पे होता था ना, रजिस्टर मेंटेन होते थे बड़े बड़े। सिस्टम आया, चीज़ें एक्सेल पे होने लग गई, फिर एक्सेल भी पीछे रह गया और चीज़ें ERP पे होने लग गई, फिर ERP पे स्टोरेज के मसाइल आए तो क्लाउड इवॉल्व हो गया, ठीक है। देखो इनोवेशन जो है ना वो डे बाय डे हो रही है और इसको जितना जल्दी और जितना तेज़ी से अडॉप्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो ICAP ने भी अडॉप्ट किया इसलिए कि जो फाइनेंस गाय होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन के ब्लड के बारे में डिसीजन मेकिंग करता है। फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। फाइनेंस, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस में ब्लीड होती रहे ना तो वो भाई डिमाइस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस गाय के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डेटा में एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, उसने बोर्ड को असिस्ट करना है टुवर्ड्स एफिशिएंट डिसीजंस, वो डिसीजंस जिनका आउटकम फेवरेबल हो ओनर्स के हक में। अच्छा, अब हमने डेटा पे बात की, थोड़ी सी हमने मॉड्यूल पे बात की। देखो डेटा तो हर सेकंड आ रहा है ना। यूट्यूब पे हम जाते हैं तो कितनी वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ना। आप कभी एनालिसिस देखना, कभी उसके इंसाइट्स देखना, रोज़ाना 2400 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट आ रहा है। 2400 घंटों से ज़्यादा का मतलब एक दिन का कंटेंट अगर यूट्यूब का आप कंज्यूम करने बैठते हो तो आपको 100 दिन लग जाएंगे, और उन 100 दिन का जो आएगा वो कब कंज्यूम करोगे फिर। तो और ये बात हो रही है सिर्फ ऑडियो विजुअल डाटा की और एक प्लेटफॉर्म की, और 2400 घंटे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इतना कंटेंट तो शायद अकेले पाकिस्तान से ही आ रहा शायद, ठीक है। तो डाटा जो है ना हमारा, उसका वॉल्यूम, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो अब क्या करें, इस डाटा को कैसे एनालाइज करें हम। जो हमारे कन्वेंशनल टूल्स हैं, मतलब हम लोग अकाउंट्स के लोग हैं, हमारा कन्वेंशनल टूल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनकार कर देता है डेटा एनालिटिक्स से कि ये टास्क मैं परफॉर्म नहीं कर रहा,
फिर क्या करें, हम वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएं? नहीं, हम मॉडर्न टूल्स पे जाएंगे। आईकैप ने भी मॉडर्न टूल्स अडॉप्ट किए हैं। आगे चलो भाई, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। देखो अब डिस्कशन जो होगी ना वो डेटा पे ही होगी सारी। जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को ऑयल चलाता है ना, इस तरह इकोनॉमीज़ को डेटा चलाता है। इकोनॉमीज़ के सारे डिसीजन डेटा की बेस पे होते हैं। तो डेटा जो है ना वो फ्यूल है डिसीजंस का। अगर अच्छे डिसीजंस करने हैं तो डेटा तो सीखना पड़ेगा, अब इससे एग्जिट नहीं है। और डेटा जैसा भी हो, डर्टी डेटा हो, क्लीन डेटा हो, इवन मैं कहता हूँ कि डर्टीएस्ट डेटा हो, अगर आप डेटा को ढंग से टॉर्चर करें ना, डेटा अपने इनसाइट्स रिवील करता है। ठीक है, हम भी डेटा पे यही काम करेंगे, हम डेटा को टॉर्चर ही कर रहे होंगे इधर। नहीं, आपको नहीं करेंगे टॉर्चर, आप बेफिक्र हो, परेशान नहीं होना। तो अब डेटा आ गया है भाई, और डेटा आया है इस तरह के, डेटा कह रहा है कि मैं रहूँगा अब यहाँ पे। क्या आप रहोगे? देखो अगर डेटा को अडॉप्ट करोगे ना तो आप रहोगे, और अगर आपने डेटा को, एआई को अडॉप्ट नहीं किया ना, आप पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये डेटा आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये हमने बात कर ली कि CFEP 6 ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा से पहले आपको इंटीग्रेटेड मॉड्यूल करना है, और इसकी एग्जामिनेशन स्कीम ये है कि इसको एग्जामिन करेगा आईकैप या आईकैप का ट्रस्टेड कोई IT पार्टनर। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और इसमें चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके दिखानी होंगी। मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, ये IT की दुनिया में डेटा जो है ना ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, समझो। ये परफॉर्म करके ही हो सकता है, वैसे बातों से नहीं हो सकता ये। अच्छा, हमारे प्रोफेशन में इसकी यूजिबिलिटी देखो, एक तो इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा ना इस चीज़ से लगाओ कि आईकैप ने इसको फाइनल्स के साथ रखा है। ठीक है, तो इसकी यूजिबिलिटी प्रोफेशन में ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह ये है कि देखो हमारे पास ना हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंटिंग का जो डेटा है वो तो हिस्टोरिक डेटा है ना, एक ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, फिर अब लेकिन वो ट्रांजैक्शन मेरे लिए एक प्रिडिक्शन बन सकती है किसी और इवेंट का, है ना। एक छोटी सी बात करते हैं, चलो बिल्कुल मतलब लाइट वेट डिस्कशन करते हैं। मैंने एक फिक्स्ड एसेट जो है वो लीज़ किया, ठीक है, अब उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। जो सब्सिक्वेंट इवेंट है, अब वो भी तो कंफर्म है ना कि अब वो एसेट आ गया है, उसके इनिशियल रिकग्निशन हो गई, तो अब जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स उस एसेट के साथ होने हैं वो भी बुक्स में आएंगे। ठीक है, तो इसकी यूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है डेटा की। देखो दो हिस्से हैं इस मॉड्यूल के, एक है डेटा एनालिटिक्स और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में 4 हिस्से हैं, लेकिन वो इन्हीं को फर्दर ब्रेक डाउन किया हुआ है, हम उस पर भी बात करते हैं। पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा दूँ कोर्स डेटा एनालिटिक्स का। हाँ, एक सवाल है कि डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स में क्या फ़र्क है। भाई देखो, डेटा एनालिसिस होता है डेटा का पूरा इकोसिस्टम, डेटा क्रिएट किस तरह होगा, ठीक है, डेटा स्टोर किधर होगा, उस स्टोरेज की सिक्योरिटी क्या है, और फिर उस स्टोरेज से रिट्रीव कौन करेगा, एक्सेस मैनेजमेंट किस तरह करनी है, और जो उस डेटा को रिट्रीव करेगा वो उस डेटा पे क्या एक्शन लेगा, और फिर उसने एक्शन ले लिए तो नेक्स्ट फर्दर एक्शन क्या है। डेटा रिट्रीव किया, क्लीन किया, उस क्लीन डेटा को भी तो कहीं पे स्टोर करना है ना, स्टोर कर लिया, उसके इंसाइट्स डिराइव हो गए, इंसाइट्स प्रेजेंट कर दिए और एक्शन भी ले लिया। अब उस डेटा का क्या होगा, उस पर एक्शन हो गया, वो डेड डेटा है उसको आर्काइव कर दें, डिलीट कर दें, क्या कर दें। ठीक है, आर्काइव करेंगे तो आर्काइविंग भी तो हमने कहीं पे स्टोरेज में रखनी है ना, या उसको डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें कि बस दिस डेटा सीज टू एग्जिस्ट, ऐसा कर दें। तो ये पूरी जो डेटा की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, डेटा का इकोसिस्टम, मैं आपको बताऊं इसमें डेटा एनालिसिस में ना हार्डवेयर भी आएगा, डेटा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी आएगा और नेटवर्क भी आएगा, और डेटा इटसेल्फ तो है ही है। और डेटा एनालिटिक्स जो है ना वो इसका क्लीनर वर्जन है, इसका लीनर वर्जन है। इसलिए कि डेटा एनालिटिक्स में बात होगी उस डेटा की जो अवेलेबल है, ठीक है, और उस डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स निकालने की। तो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, कहीं स्टोरेज में है, अब उसको हमने रिट्रीव करना है, ये प्रोसेस कहलाता है एक्सट्रैक्ट करना। अच्छा, परेशान नहीं होना, इन पे बहुत डिटेल्स डिस्कशन है आगे। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा कोर्स के लिए सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि इसके कंटेंट्स क्या हैं और क्या टूल्स हम यूज़ करेंगे। तो आईकैप ने हमें 2 टूल सजेस्ट किए हुए, एक है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि है पावर क्वेरी, और दूसरी एक लैंग्वेज है पाइथन। हम दोनों चीज़ों पे काम करेंगे।
देन हमने डेटा रिट्रीव कर लिया भाई। अब हमें पता चला कि उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, क्या करें फिर? जाने दें? नहीं ना, डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्लीन करेंगे डेटा को। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चलो यार, हमने ERP से डेटा रिट्रीव किया, उसमें अमाउंट्स में 1000 सेपरेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब एक्सेल तो जानते हो, मैं उसको टेक्स्ट टू कॉलम करता हूँ और मैं कॉमा सेपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। वो CSV था पहले, या मैंने उसको ओपन किया तो कॉमा सेपरेटर लगा हुआ था एक्सेल पे, और वो मेरे जो अमाउंट मिलियंस में था ना, अब 3 कॉलम में आ रहा है, 3-3 डिजिट करके। बताओ क्या करूँगा मैं ऐसे डेटा का, है ना। तो इस तरह के डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा यूजेबल फॉर्म में। क्योंकि देखो, एक प्रिंसिपल है डेटा में गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अगर अपने डिसीजन के लिए गार्बेज डेटा यूज़ करोगे ना, तो रेस्ट अश्योर्ड आपका डिसीजन भी गार्बेज प्रोड्यूस करेगा, कोई इनसाइट्स नहीं आएंगी। इसलिए क्लीन डेटा, लीन डेटा हमने अपने सिस्टम में फीड करना है एनालिटिक्स परफॉर्म करने के लिए। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप है जनाब। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, हाफ द वर्क इज़ डन। अब परेशानी ख़त्म हो गई। अब करना है डेटा को लोड अपने एनालिटिक्स इंजन में। एनालिटिक्स इंजन क्या होता है भाई? एनालिटिक्स इंजन एक टूल होता है जिस पे हमने एक्चुअल एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मेरा डेटा है, मैंने जैसे भी एक चीज़ यूज़ की CSV। यार ये टर्म्स है ना, घबराना नहीं, CSV वगैरह और ये इस तरह के टर्म्स ये भी मुसलसल आएंगी, और मैं आपके साथ डेटा डिक्शनरी शेयर करूँगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है ना। जैसे आप लोग लॉ पढ़ते हो ना, लॉ की अपनी वोकेबलरी होती है भाई, नॉट विद स्टैंडिंग, विदाउट प्रेजुडिस टू, और हेयर इन आफ्टर, और इस तरह करके रेस जुडिकेटा, स्टे डिसाइसिस, ये लॉ की वोकेबलरी है ना, लॉ पढ़ते हो। अब डेटा में आ रहे हो ना, तो डेटा की वोकेबलरी भी है, ये भी याद रखना। वो वोकेबलरी, जिस तरह एक लैंग्वेज, अभी मैं उर्दू बोल रहा हूँ ना, मैं उर्दू की वोकेबलरी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। इसी तरह डेटा की भी एक वोकेबलरी है, उसमें बात करोगे तो समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हो। डेटा को आप उर्दू में नहीं बोल सकते, या इंग्लिश में, या इवन किसी भी स्पोकन लैंग्वेज में डेटा को नहीं बोल सकते। डेटा की खुद की एक लैंग्वेज है, डेटा उसमें एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेज जो हमें सजेस्ट की है ICAP ने, वो है पाइथन। और मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस लैंग्वेज की इतनी वैरायटी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में, डेटाबेस मैनेजमेंट में, और इवन अब तो बहुत सारी और चीज़ों में, मीडिया मैनेजमेंट में पाइथन यूज़ हो रहा है। कितना वाइड स्कोप है इस लैंग्वेज का, देखो। अच्छा, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये सारा हमारा स्कोप नहीं है। हमारा स्कोप लिमिटेड है डेटा एनालिटिक्स तक, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, मुश्किल लैंग्वेज है, आसान बनाएंगे यार, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कोई नई लैंग्वेज सीखने लगता है, किस तरह थोड़ी गलतियाँ करता है, थोड़ा कुछ अल्फाज वो ज़बान से थोड़ा तोतला के अदा करता है, इस तरह की गलतियाँ होंगी, लेकिन हम सही कर लेंगे ना उनको। परेशान क्यों होते? नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, एफर्ट्स करो, सीख जाओगे, इतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान बना देंगे बिल्कुल तुम्हारे लिए यार, परेशान नहीं होना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, ठीक है, इसको थोड़ा सा रोकते हैं। मुझे बताओ, कुछ भी सर्च करना होता है क्या करते हो, या क्या कहते हो? हम कहते हैं कि गूगल कर लेते हैं। भाई वो गूगल करना नहीं है, वो सर्च करना ही है। उस एक्टिविटी का नाम गूगल थोड़ी है। गूगल तो उस कंपनी का नाम भी नहीं है। गूगल तो नाम है उस सर्च इंजन का जिस पे हमने वो सर्चिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। कितने सारे लोग क्या सर्च करते हैं। अब हमने गूगल पे लॉगिन तो किया हुआ है ना, हमारी आईडी लगी हुई है जीमेल, तो गूगल को पता है कि कौन बंदा किस जियोग्राफिक रीजन में, किस टाइमिंग में क्या सर्च कर रहा है, ठीक है। कितना ग्लोबल डेटा है गूगल के पास। अब एक बंदा जिसने गूगल से डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन की हुई है, वो तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या परेशानी की बात है बताओ। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क कौन सा है? हाँ, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक की कंपनी कौन सी है? मेटा। मेटा के और भी सोशल नेटवर्क्स हैं, पता है। तो अब देखो, हमारी तस्वीरें, हमारा विजुअल डेटा सब उनके पास है। हम सॉन्ग शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, हमारा ऑडियो डेटा सब उनके पास है। हम पोस्ट लिखते हैं, हमारा वो डेटा उनके पास है। हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, इवन हम क्या वीडियोस देख रहे हैं, क्या टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स तक मेटा के पास है, ठीक है।
तो एक बंदा जिसने मेटा से डेटा की सर्टिफिकेशन की हुई है वो तुम्हारे लिए डेटा कितना आसान बना के पेश कर देगा। तो परेशान नहीं होना डेटा से, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। वैरायटी ऑफ डेटा आएगी, वैरायटी ऑफ कंटेंट्स भी आएगा, लेकिन मिल के करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना, डूएबल टास्क है, परेशान नहीं होना। तो हम थे कि हमारा स्कोप लिमिटेड है टू डेटा एनालिटिक्स ओनली। पाइथन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे होती है? डबल थम्स अप, बहुत अच्छी होती है, हमारा स्कोप नहीं है। पाइथन में वेब डेवलपमेंट कैसे होती है? बहुत डायनेमिक होती है, बहुत अच्छी होती है, हमारा स्कोप नहीं है, ठीक है। हमारा स्कोप क्या है? हमारा स्कोप है डेटा एनालिटिक्स। उसमें भी ICAP हैज़ बिन काइंड इनफ कि वो लाइब्रेरीज़ के नाम बता दें कि कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ होंगी। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, इन पे हम आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में। अच्छा भाई, डेटा आ गया और मेरे एनालिटिक्स इंजन में भी आ गया। अब भी उस पर कुछ काम करने हैं, ठीक है ना। डेटा को देखो, ये जो काम है ना, डेटा PPC, जैसे अकाउंटिंग में पढ़ते हो ना PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इधर PPC होता है, प्री प्रोसेसिंग एंड क्लेंजिंग। देखो चलो अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और प्री प्रोसेसिंग के डिफरेंस पे बात नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ वैसे बताता हूँ कि आगे एक एग्जांपल है, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा तारुफ करा देता हूँ प्री प्रोसेसिंग से। इंटरेस्ट रेट का डेटा निकाला तुमने, अब उसमें सैटरडे संडे ब्लैंक आ रहा है। मुझे बताओ, क्या लोन पे सैटरडे संडे को इंटरेस्ट नहीं लगता? अगर डेली उसको कर रहे हो तो लगता है, नहीं लगता? बताओ, लगता है ना। तो फिर अब वो मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करोगे भाई? हाँ, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने की कुछ टेक्निक्स होंगी। अच्छा, हमारे डेटा में कोई रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, फिर क्या करें? उस रिकॉर्ड को ले लें। अगर 10 रिकॉर्ड हैं, उसके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो बायसनेस नहीं आएगी डिसीजन में कि उसका वेट बढ़ जाएगा, हमारा मॉडल उसको एक्चुअल डेटा समझ के एनालिटिक्स परफॉर्म करेगा। अच्छा भाई, एक चीज़ देखो, ये मॉडल वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मॉडल मीन्स कि वो कोड, जिस कोड को हमने सिखाया कि ये इनपुट है, इस पे ये टेक्निक्स परफॉर्म करके मुझे आउटपुट बता दो, ठीक है ना। मॉडल का मतलब कुछ और होता है डेटा एनालिटिक्स में। फिर इसके बाद आता है एक्चुअल एनालिटिकल काम, ठीक है। उसमें भी वही 2 टूल्स हैं जो ICAP ने हमें सजेस्ट किए, एक पावर BI और एक पाइथन। देखो, पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और ऑन टॉप ऑफ एक्सेल है। असल में ऑन टॉप ऑफ एक्सेल है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी पहले एक अलग एड इन होता था, लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्सेल के साथ ही गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो अब ये एक्सेल का ही पार्ट है। तो थोड़ा सा हम एक्सेल देखेंगे और उसके बाद हम पावर क्वेरी पे मूव कर जाएंगे। पावर क्वेरी जो है वो हमारे सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन है, इसको हम ठीक ठाक टाइम देंगे और इसको हम तफसील से समझेंगे। देखो, पावर क्वेरी में और पावर BI में बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये दोनों टूल्स जो है ना वो यूज़र इंटरफेस के साथ हैं। इनमें आपको क्लिक्स पे काम करना है, ठीक है। आई वेंट देयर, आई क्लिक दैट, आई क्लिक दैट, आई क्लिक दैट एंड द विजुअल इज़ रेडी। सही है, इस तरह का काम होगा इसमें कोई आपको कोडिंग नहीं करनी, इसमें आपको लीन काम करना होगा। सिर्फ जस्ट इंटरफेस होगा, आपको क्लिक्स करने, कुछ ऑप्शंस इनेबल करने, कुछ ऑप्शंस डिसेबल करने, मतलब टोटल काम आपका क्लिक्स पे होगा। फिर देखो, इसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, इसमें टेबल्स भी हैं, इसमें शेप्स भी हैं, इसमें और चीज़ें भी हैं, कार्ड्स भी हैं, मैप्स भी हैं। मुझे बताओ, चलो एक सेल्स डेटा है भाई, और उसमें जियोग्राफिक लोकेशंस हैं, टेरिटरीज़ हैं उसमें, तो उसको बार चार्ट से रिप्रेजेंट कर दूं। प्रोविंशियल डेटा है भाई, सिंध की इतनी सेल्स, पंजाब की इतनी सेल्स, KP की इतनी और बलूचिस्तान की इतनी, इस तरह कर दूं प्रेजेंट उसको। या आइडियल तरीका ये नहीं है कि मेरे पास एक पाकिस्तान का मैप हो और मैं डेटा को उस मैप के साथ इंपोर्ट करूं और वो मैप मुझे दिखा रहा हो कि जनाब इस रीजन पे इतना बड़ा बबल आ रहा है, इस रीजन की इतनी सेल्स हैं। मैं बाकायदा विजुअलाइज कर सकूं उस चीज़ को, ठीक है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स तो है इसका एक पोर्शन। नेक्स्ट क्या है इस कोर्स में? क्या है जल्दी बताओ, मॉड्यूल का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि अभी तक सोए नहीं हो, है ना, तुम अलर्ट रखा हुआ है मैंने तुम्हें, बस अलर्ट रहना है ऐसे ही। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, थोड़ा सा अच्छा, आज थोड़ा सा ना हम तारुफी क्लास है हमारा, आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसको ये मत समझना कि बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज हो रही है, नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैं सिर्फ तुम्हें चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्या हमारे कंटेंट्स हैं। इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं
और टू द पॉइंट बिल्कुल जो आईकैप ने हमारा स्कोप डिफाइन किया है ना, उसके स्कोप के अंदर रहते हुए पढ़ने वाले हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बात कर रहे थे। देखो, एक है हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस, है ना, तुम देख रहे हो, ये स्क्रीन तुम्हें नज़र आ रही है, तुम कलर्स को परसीव कर सक रहे हो ना, कि क्या बैकग्राउंड है वो एक कलर में है और टेक्स्ट है वो एक और कलर में है और विजुअल डिस्प्ले हो रहा है वो मल्टी कलर है। कंप्रीहेंड कर पा रहे हो ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो लफ्ज़ तुम इनपुट ले रहे हो, सुन रहे हो, है ना, और समझ भी रहे हो। कैसे समझ रहे हो? रंग तुम्हें कैसे समझ आ रहे हैं, लफ्ज़ तुम्हें कैसे समझ आ रहे हैं? नेचुरल इंटेलिजेंस है ये, है ना, तुमने सीखा है, तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है। समझ रहे हो बात? भाई मैं ऑडियो डेटा दे रहा हूँ ना तुम्हें, और स्क्रीन जो है मेरी वो तुम्हें विजुअल डेटा दे रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है ये। हाँ, तो फिर देखो, अच्छा अब यही चीज़ हम कितना कर लेंगे बताओ? हमारी लिमिटेशंस हैं, क्या हम उन लिमिटेशंस को बाईपास कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हम अपना काम मशीन को सिखा देते हैं भाई, ठीक है। पहले क्या होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती थी, बहुत ज़्यादा लोग काम करते थे। फिर क्या हुआ, मशीनिंग आ गई। फिर क्या हुआ, रोबोट्स आ गए। अब लेबर की उस तरह ज़रूरत ही नहीं है, अब तो रोबोट ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी रोबोटिक्स पे चल रही है ना। रोबोट कैसे परफॉर्म, रोबोट को क्या पता कि ये एंगल है, इधर मुझे मूव करना है, इतना टिल्ट होना है, और इधर मुझे जो है वो पेंट करना है, इधर से मुझे ये बोल्ट है, इतना डिग्री टाइट करना है, इतना रोटेट करना है। कैसे? उसको हमने सिखाया है, उस मशीन को हमने इनेबल किया है कि वो लर्न कर ले। लर्न कर लिया उसने, हमने उसकी ट्रेनिंग की है कि ऐसे परफॉर्म करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। सादा लफ्ज़ों में समझो, मसनूई ज़हानत। हमने मशीन को इनेबल कर दिया कि वो अब हमारे काम करे। सही है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे मशीन लर्निंग के। एक होगी सुपरवाइज्ड लर्निंग, नहीं परेशान नहीं हो, तुम्हारा पूरा कोर्स सुपरवाइज्ड है, ठीक है ना, और बड़ा रिगोरसली सुपरवाइज्ड है। अनसुपरवाइज्ड कुछ भी नहीं है इसमें, ये टॉपिक का नाम है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। क्या होती है, इनको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। दोनों के आउटकम में फ़र्क होता है और इनपुट में भी फ़र्क होता है, बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद आ गई भाई बहुत मज़े की चीज़, जनरेटिव एआई। वो देखा है, हु आर वी, व्हाट वी डू, ठीक है। तो हु आर वी आर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, व्हाट वी डू द फाइनेंस टास्क। तो फाइनेंस टास्क में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए? बाय एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जनरेटिव एआई फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कर रहा है? देखो चलो इस पे बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये हमारा मेन कोर काम है हमारा। इस पर्पज़ के लिए ये आईकैप ने इंटीग्रेट किया है इस मॉड्यूल को। देखो, मैंने एक एनुअल रिपोर्ट उठाई किसी भी कंपनी की, मैंने उसके जो 6 साल का एनालिसिस होता है वो देखा, और देख के मैंने कुछ कंप्रीहेंड किया, ठीक है। क्या कंप्रीहेंड किया? जो भी मैंने परसीव किया हुआ, जो भी मेरा नॉलेज मैंने कंज्यूम किया हुआ था, उसकी बेसिस पे मैंने किसी एक दो अच्छे राइटर की, एनालिस्ट की, किसी की बुक पढ़ी हुई थी, ठीक है। मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म किया हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कुछ सीख लिया। अब वही काम मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देता हूँ कि ये मुझे एनालाइज करके बताओ, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल्स की बात हो रही है, टेक्निकल्स की बात नहीं हो रही, मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे हम फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, देखो उसने तो मेरे से ज़्यादा मालूमात कंज्यूम की हुई है ना, वो उस डेटा में से मेरे से ज़्यादा लर्नेड इनसाइट्स प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ उसकी बेस पे, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं सारा खुद कर लूँ कि जी मैं करूँगा डिसीजन आपके एनालिसिस का, बेहतर नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करेगा मॉडल, और मैं मॉडल को एफिशिएंट बनाता हूँ, है ना। हाँ, तो ये काम करेंगे हम। और कंटेंट क्रिएशन भी एक पोर्शन है, तो हम इस पर भी काम करेंगे। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन जो है ना, देखो फाइनेंस वालों का काम इससे नहीं होता ज़्यादा, लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊँ, एक कॉन्सेप्ट है डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन बड़े कमाल का मतलब कॉन्सेप्ट है और बड़ा मार्वलस चीज़ है ये। तो डेटा ऑगमेंटेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फाइनेंशियल डेटा को भी तो ऑगमेंट करते हैं ना। हाँ, हर तरह का डेटा जो है ना वो ऑगमेंट हो सकता है, ठीक है। ऑडियो डेटा ऑगमेंट हो सकता है, विजुअल डेटा, अरे भाई तस्वीर जो पिक्सेलेट हुई हुई तस्वीर होती है उसको वो एक ऐप से गुजारते हैं तो वो तस्वीर सही हो जाती है। कैसे सही हो गई? नए पिक्सल्स कैसे इंट्रोड्यूस हो गए उसमें, बताओ?
ऑगमेंट हुए, लाजमी बात है, डाटा ऑगमेंटेशन है, उसका कंप्यूटर विजन है, उसने मशीन ने देखा कि ये कलर है, मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कलर का पिक्सल इंट्रोड्यूस करना है, दिस इज डाटा ऑगमेंटेशन विजुअल डाटा में। हाँ, इसी तरह हमारे फाइनेंशियल डाटा में भी ऑगमेंटेशन होती है। लेकिन देखो इधर मैं एक रिफाइनमेंट कर दूँ बात की, फाइनेंशियल डाटा ऑगमेंटेशन का कतई मतलब विंडो ड्रेसिंग नहीं है, ठीक है ना। इस पे तफसील से बात होगी, बहुत ज़्यादा तफसील से हम ये एनालिसिस करेंगे भी, हम कंटेंट क्रिएट भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे बहुत डिटेल से बात होने वाली है। अब आगे आ जाओ, ये है डीप लर्निंग। भाई देखो, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी ना नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें एक चीज़ मैंने जानबूझ के छोड़ दी थी। हमारा ब्रेन किस तरह ऑपरेट करता है पता है? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त न्यूरॉन्स होते हैं, सही कहा आपने। वो न्यूरॉन्स की वायरिंग ऐसी हुई है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कंज्यूम कर ली उसकी बेस पे वो हमें आउटपुट देते हैं, है ना। तो वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपने कलर आइडेंटिफाई किया, आपने ऑडियो आइडेंटिफाई कर ली, तो ये लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ आप इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हो ना। अच्छा देखो एक चीज़ देखो भाई, हम ये नहीं बोलेंगे कि सुनते आ रहे हो देखते आ रहे हो। डेटा के लिए ये नहीं होता कि मैंने डेटा को विजुअलाइज कर दिया, मैंने डेटा को जी ऑडिटरी फंक्शन से गुजार दिया और मैंने डाटा पे क्या कर दिया। डाटा को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है ना। हम ये कहते हैं ना भाई मैं इंस्टा देख रहा हूँ, नो, आई एम कंज्यूमिंग द कंटेंट, सही है। तो डाटा के साथ कंज्यूम का लफ्ज़ अगर आएगा तो उसका वीडियो में या विजुअल डाटा में मतलब होगा देखना, ऑडियो डाटा में मतलब होगा सुनना, न्यूमेरिक डाटा में उसका मतलब होगा एनालाइज करना, ठीक है। हमारा ज़्यादातर काम न्यूमेरिक डाटा के साथ ही होगा। अच्छा, इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि मैं बार बार विजुअल डाटा की या ऑडियो डाटा की मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है ना। कंटेंट क्रिएशन में हम इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये हमें, देखो आप एक बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, क्या ख्याल है, आप ये नहीं चाहोगे कि उसमें इतने अट्रैक्टिव विजुअल्स हों कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो टेक्सचुअल कम और विजुअल ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहे हों, सही है ना। वो विजुअल कैसे क्रिएट करोगे? क्या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखोगे? नहीं ना। एक एआई टूल है, उसने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, वो माहिर है, मैं उस टूल को यूज़ कर लेता हूँ, क्या ख्याल है। तो हम इसलिए कंटेंट क्रिएशन देखेंगे। तो न्यूरॉन्स की बात हो रही थी ना, यही न्यूरॉन्स हम कोडिंग कर सकते हैं, पता है इनकी लेयर्स बन सकती हैं, हम इनको लेयर्स में कोड कर सकते हैं। और वो न्यूरॉन बैक प्रोपोगेशन भी करते हैं, पता है। ये विजुअल दिख रहा है आपको, चलो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखो ये विजुअल, इसमें क्या है, ये इनपुट लेयर, ठीक है। चलो लेयर्स पे भी हम बाद में बात करेंगे, सिंपल वर्ड्स में समझो थोड़ा सा ना। ये हमारा इनपुट डाटा है, ये समझ लो बस, अभी के लिए ये समझ लो, लेकिन ये फ़र्क चीज़ है, मैं बता दूं आपको, हम बात करेंगे इस पर। मेरा इनपुट डाटा है जो मेरी हिडन लेयर्स से गुजरा है। इनपुट डाटा में से कुछ स्ट्रिंग्स निकल रही हैं, है ना, वो जा रही हैं हिडन लेयर पे। कितनी स्ट्रिंग हैं देखो, 5 है ना। आगे आओ, पहली हिडन लेयर्स में से कितनी स्ट्रिंग्स निकल रही हैं? 4। इसका मतलब है कि मेरी पहली जो लेयर थी उसने मेरे इनपुट से सीखा, है ना, और जो उसकी मैंने ट्रेनिंग की हुई थी कि मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, उसने एक चीज़ अलग कर दी। और फिर वो जो 4 स्ट्रिंग्स वो फर्दर निकल रही हैं, वो देखो अलग न्यूरॉन्स के पास जा रही हैं। एक न्यूरॉन डिसाइड नहीं कर रहा, लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो देखो एक मेरा इनपुट लेयर में डाटा में से 5 स्ट्रिंग्स निकल रही है, मतलब 5 न्यूरॉन्स को मेरा डाटा फीड हो रहा है, और वो 5 न्यूरॉन्स आगे फिर ईच 4 न्यूरॉन्स को फीड कर रहे हैं। और बैक प्रोपोगेशन क्या है कि एक लेयर ने एक चीज़ आगे पास की, नेक्स्ट लेयर ने कुछ एडिशनल लर्न किया, उसने बैक प्रोपोगेट किया कि भाई मैंने ये सीखा है, तुमने नहीं कम्युनिकेट किया, ये चीज़ भी देखो, ठीक है ना। तो ये टू एंड फ्रो इन्फॉर्मेशन का इसमें चलेगा, और फिर इस तरह करते हुए हमें आउटपुट लेयर मिलेगी। एक चीज़ इसमें और है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और हमारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है डेस्कटॉप ऑटोमेशन। डेस्कटॉप ऑटोमेशन क्या है? देखो हमने बात की ना रोबोटिक्स की, कि इंडस्ट्रीज़ को ड्राइव कर रही हैं रोबोटिक्स, तो हमारे डेस्कटॉप को क्यों नहीं कर सकती भाई? मैं क्या करता हूँ, एक मेल खोलता हूँ, रोज़ाना मुझे मेल आती है सुबह, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है यूज़फुल सी, वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, उसके बाद मैं उसी फाइल को एक्सेल में इंपोर्ट करता हूँ, उससे 3-4 चार्ट्स बनाता हूँ,
और वो चार्ट सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के थोड़ी देर के बाद मैं टी टाइम पे, जो मॉर्निंग टी टाइम होता है, उस पर 4-5 लोगों से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये कौन करता है? मैं करता हूँ। क्या मैं अपने कंप्यूटर को ये बता सकता हूँ कि इस तरह करो और मैं बैठ के देखूँ कि इस तरह हो रहा है? बिल्कुल इस तरह हो सकता है, और इस तरह होता भी, हम भी करेंगे, आप करोगे। हाँ, आप बिल्कुल अनेबल हो जाओगे ये करने के लिए। भाई कंटेंट्स देखो, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ। कोर्स में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, सही है ना? लेकिन जो कोर्स का आउटपुट है ना, डिज़ायर्ड आउटपुट, वो बड़ा फोकस्ड है। हम भी फोकस्ड रहेंगे और आप सीख जाओगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुश्किल है, मानते हैं, कंटेंट्स रिच हैं, मानते हैं, लेकिन मिलके करेंगे ना। परेशानी क्या है बताओ? मैंने तुम्हें बता दिया, गूगल की मिसाल तुम्हें दे दी मैंने, ठीक है ना, और मैंने तुम्हें मेटा की मिसाल दे दी। जनरेटिव एआई की बात हो रही थी, आईबीएम से बड़ा नाम कौन है बताओ टेक में? एकेडमिक्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन, मशीन लर्निंग डिग्री, ये पर्टिकुलर्स बताओ। ये भाई मैं वो बंदा हूँ जो, समझो कि ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, ये मतलब कि इस तरह समझो कि ये शायद डिज़ाइन ही इन सर्टिफिकेशंस के लिए की गई है। प्लस एक चीज़ बताऊँ, मैंने तुम्हें रोक के रखी हुई थी कि आखिर में बताऊँगा, मैंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी किया हुआ है। ठीक है, तो जो तुम कोर्स कंटेंट्स पढ़ रहे हो ना, वो भी मैं पढ़ के आया हुआ हूँ। सेट्स पढ़ा है ना, सेट थ्योरी का भी पता होगा, सेट्स पढ़े। हाँ, वेन डायग्राम, ठीक है, अब तुम पहुँच गए, अब तुमसे बात होगी। देखो, वेन डायग्राम बनाओ, एक तरफ रखो अकाउंटेंसी या बिजनेस नॉलेज, एक तरफ रखो टेक्निकल नॉलेज। ये वेन डायग्राम का जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, वो जिसमें बिजनेस नॉलेज भी है, जिसमें टेक नॉलेज भी है, माई सेल्फ। तो हम मिलके करेंगे ना, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रोबोटिक ऑटोमेशन का एक टूल होगा, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, उसका नाम है पावर ऑटोमेट, वो यूज़ करेंगे हम। छोटे छोटे विंडो के टास्क देखो जो रिपीटेटिव होते हैं ना, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को किल करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में एंगेज हूँ, मुझे एक काम करना पड़ रहा है, उसके लिए 4-5 क्लिक करने, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कर दिया, लेकिन मैं जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड था ना उस प्रोडक्टिव टास्क में, उस छोटी सी डिस्ट्रैक्शन के बाद मैं उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहूँगा, प्रोडक्टिविटी लूज़ कर दी मैंने। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए ये एक टूल है जिसको हम पढ़ेंगे। तो जनाब ये है सिंगल स्लाइड ऑपरेशन, तुम्हारे सिलेबस का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन हो गया। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। ये तो हमने बताया ना, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। भाई कैसे करेंगे? आ जाओ, कैसे करेंगे बताते हैं तुम्हें। टूल्स क्या हैं? हर काम के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, इस काम के लिए भी टूल्स चाहिए। आ जाओ। सबसे पहला टूल भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। देखो आउटडेट हो रहा है, हमारे काम का नहीं है, मतलब है उस तरह से काम का नहीं है कि हम उसको यूज़ करें, लेकिन फिर भी पावर बीआई की जो फाउंडेशंस है ना, वो एक्सेल पे ही हैं, ये मैं तुमको बता दूं। तो एक्सेल से जान तो नहीं छूटने वाली तुम्हारी। एक्सेल से पावर क्वेरी, अब पावर क्वेरी क्योंकि हमने बात की एक्सेल का ही हिस्सा है, उससे पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और बहुत पावरफुल टूल है। ये इनेबल करता है कि हम डेटा को विजुअलाइज कर लें, डेटा को टेबलाइज कर दें, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दें, कार्ड्स फॉर्म में प्रेजेंट करें, इवन टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट करें, स्मार्ट विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करें, और उसी स्क्रीन पे, उसी डैशबोर्ड पे डेटा से मुतालिक Q&A भी कर लें। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखो, अब जो पोर्शन आ रहा है ना, ये इस कोर्स का सबसे बड़ा पोर्शन होगा, और ये पोर्शन बहुत ज़्यादा सीरियसनेस डिमांड करता है, वो है पाइथन का सेक्शन। ठीक है, अब पाइथन ऑपरेट करने से पहले ना एक टूल हम यूज़ करेंगे, छोटी सी यूटिलिटी है यार, परेशान नहीं, अच्छा टूल्स के नाम से ना परेशान नहीं होना। टूल्स देखने में बहुत ज़्यादा लगेंगे, बहुत ज़्यादा हैं भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगेंगे, लेकिन मुश्किल हम उनको बनाएंगे नहीं, हम रास्ता ही वो लेंगे कि वो टूल्स जो है ना, वो हमारे असिस्टेंट बन जाएंगे बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है ना, जैसे मैं एक थोड़ा सा ऑर्डिनरी अगर मिसाल दूं, एक माहिर कारीगर जो होता है ना, माहिर कारीगर, उसकी क्या महारत होती है बताओ? वो एक अपने सब्जेक्ट को जानता है, और वो ये जानता है कि इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम कौन सा टूल सॉल्व करेगा, तो तुम इस सब्जेक्ट में ना माहिर हो जाओगे। तो खैर कोंडा यूज़ करेंगे हम, और उससे कोंडा के अंदर पाइथन यूज़ करेंगे। अच्छा चलो देखो, सिलेबस में ना कोंडा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ कि हम क्यों यूज़ करेंगे कोंडा। इसको इस तरह समझो, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो क्या करते हो? पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले ये इंश्योर करते हो कि लर्निंग मटेरियल तुम्हारे पास सारा हो,
कैलकुलेटर रेडी हो, नोटबुक हो, बुक हो, ठीक है, कोई वीडियो देखनी है तो लैपटॉप पे लगा लो। उसके अलावा क्या देखते हो? एडिक्वेट लाइटिंग हो, है ना, बुक में जो लिखा हुआ है नज़र भी तो आए। कॉफ़ी कंज्यूम कर ली हो ताकि मेरी एग्जीक्यूटिव मेंटल फैकल्टीज़ जो हैं वो इंगेज कर सकूँ मैं, है ना। और क्या करते हो? और एक काम और भी करते हो कि मोबाइल साइलेंट कर देते हो ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, है ना। अब देखो, अगर हर 5 मिनट के बाद तुम्हारा मोबाइल बज रहा है तो क्या तुम पढ़ सकोगे? हाँ, पढ़ तो सकोगे, उतना अच्छा नहीं पढ़ सकोगे, है ना। तो तुमने क्या करना है, तुम्हारी एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई कि इसको साइलेंट करने पे डिपेंड करता है मेरा बहुत अच्छा पढ़ना, मुझे किताब नज़र आना डिपेंड करता है कि मेरे रूम में लाइटिंग कैसी है, सही है ना। इन डिपेंडेंसी, ये हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ना मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज होती हैं। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं टेबल इवेलुएटर यूज़ करता हूँ। टेबल इवेलुएटर जनाब पांडास के एक वर्जन पे चलता है। ओहो, पांडा वो वाला नहीं, आगे चलेंगे, अभी सिर्फ सुनो, मिसाल सुनो। लेकिन मुझे एक और प्रोजेक्ट में पांडास का दूसरा वर्जन चाहिए, ठीक है। अब मैं 2 वर्जन इंस्टॉल ही नहीं कर सकता। हाँ, कैसे मतलब रन होगा? तो मैं क्या करता हूँ, मैं आइसोलेट कर देता हूँ ना। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेरे इस वाले मेमोरी सेक्शन में रहें और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उस वाले सेक्शन में रहें। जो 2 कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं भाई, दोनों को अलग कर दूंगा ना। हाँ, सही है, समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं एनवायरनमेंट, सही है। वो एनवायरनमेंट बनता है कोंडा से। कोंडा इज़ एन एनवायरनमेंट मैनेजर। कोंडा में एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जनाब पाइथन रन करना है। देखो, एक चीज़ पाइथन और पावर बीआई में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ वैसे ही सुन लो थोड़ी सी। हमने बात की थी ना कि पावर बीआई विजुअल टूल है। पावर बीआई बेस्ड है यूज़र इंटरफेस पे। पावर बीआई में आप क्लिक्स से काम कर सकते हो, पाइथन में नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्लिक से। पाइथन में आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसका सिंटेक्स, उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, पाइथन एक टोटली नई चीज़ होगी, मुश्किल होगी शुरू में, लेकिन हम इस पर ना बहुत मेहनत करने वाले हैं और आप खुद बहुत मेहनत करने वाले हो, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। देखना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हलवा हो जाएगी, हलवा वैसी हो जाएगी बिल्कुल पाइथन, देखना तुम्हारी। अच्छा, थोड़ा सा चलो, एक ना बोर हो गए लाइटर बात करते हैं। क्या वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं हम? कोंडा, पाइथन, पांडास, क्या चल रहा है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स चल रहा है या नेशनल ज्योग्राफिक चल रहा है? हाँ भाई, एक फिलॉसफी है, एक तसव्वुर है कि कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, है ना। रिटेंशन करनी है ना भाई, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं डेटा कंज्यूम कर रहा हूँ, ऑडियो डेटा, वो रिटेन भी तो करना है। रिटेन कैसे करना है? अगर सिंपल होगा मुझे याद रह जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमें याद रह जाती हैं। मैं चलो एक बात करता हूँ यार, आप म्यूज़िक सुनते होगे यकीनन, क्यों आपको कोई टोन, कोई बोल याद रह जाते हैं? सिंपल होते हैं, अपील करते हैं इसलिए। तो ये नेमिंग इसीलिए हुई हुई है ताकि याद रह जाए। अच्छा, अब कोंडा में एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसमें पाइथन आपने कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? देखो, पाइथन तो एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे करोगे? सिस्टम को कैसे बताओगे कि मैं ये करना चाहता हूँ? मैंने एक लैंग्वेज सीख ली, मैंने जर्मन सीख ली जनाब। अब मैं किसी जर्मन से बात करूँगा तो ही मैं उसको समझा सकूँगा ना कि मुझे ये डिज़ायर है, मेरी, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए। जो लफ्ज़ मैं बोलूँ उस लैंग्वेज के, वो मेरा लिसनर इंटरप्रेट कर सके, तो हमें भी इंटरप्रेटर चाहिए। खाली इंटरप्रेटर चाहिए, बस वो हमारी बात को समझ सके, ऐसा हो। भाई, मैं जो लिख रहा हूँ ना, मैं तो टोटल इंटेलिजेंस नहीं हूँ। मैं गलती भी करूँगा तो मुझे वो चाहिए कि जो मेरे कोड में से गलती भी आइडेंटिफाई करके बताए, डीबगिंग करके दे मुझे। हाँ, डीबगिंग, ठीक है। तो क्या चीज़ें हो गई? इंटरप्रेट करे लैंग्वेज को, डीबगिंग करे, बस 2 काम कर दे, काफ़ी हो जाएगा। नहीं ना, मेरी पूरी बात सुने, मेरे कोड को कंपाइल करे, कोड को कंपाइल करे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन, मेरी लूप्स को समझे। लूप्स आगे डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। अब फिर क्या करे? ये 3 चीज़ें हो गई, उसने मेरे कोड को कंपाइल किया, उसको कोई एरर मिली थी, वो डीबगिंग हो गई।
उसके बाद इंटरप्रिटेशन हो गई। और फिर भाई जो हम बोल रहे हैं कोड कोड, वो कोड कहाँ से आया? टाइपिंग की ना। तो वो जो चीज़, फ़िलहाल के लिए उसका नाम चीज़ रखते हैं, टूल जो है, वो टाइपिंग भी तो अनेबल्ड हो उसमें, मेरा नोटपैड भी तो हो वो, है ना। अब नोटपैड है वो मेरा, मैंने उसमें कोडिंग लिख ली, वो कोडिंग से कुछ आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट मैं किधर किधर करूँ, क्या करूँ उसका? वहीं पर रिटेन कर लूँ ना? हाँ वहीं पर रिटेन करूँगा ना, लाजमी बात है, ताकि मुझे पता तो हो कि मैंने ये किया था और उसका ये आउटपुट आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा नोटपैड नहीं है, वो मेरी नोटबुक भी है। ठीक है, अब वो मेरी नोटबुक भी है, उस पर मुझे आउटपुट भी आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो यार ये जो 4-5 काम हो गए अभी, तो हम क्या बोलें कि मैं जनाब वो नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ, मैं नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं डीबगर यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? इन सब चीज़ों को जो टूल परफॉर्म करे वो कहलाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ICAP ने हमें नहीं बताया कि क्या IDE यूज़ होगा, इसलिए हम जो भी मॉडर्न डे IDEs हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा परेशान नहीं होना टूल्स की तादाद देख के। भाई देखो IDEs ना हम यूज़ करेंगे 5, ठीक है, और IDEs होंगी विजुअल, उसमें आपको एक ही तरह की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो अलग अलग। अब ऐसे देखो लैपटॉप है ना, कंपनी ए का है, कंपनी बी का है, कंपनी सी का है, 10 ब्रांड्स के, ब्रांडिंग अलग अलग है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर तो सेम है ना। आप उनको इस तरह करके ओपन करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन होती है, आप थोड़ा सा डाउन देखते हैं आपके सामने कीपैड होता है, और उस केसिंग के अंदर हिडन उसकी मशीनरी होती है। ऐसे ही है ना, तो ये विजुअल टूल्स भी ऐसे ही हैं। ठीक है, IDEs ऐसे ही होंगी, लेकिन हम सारी यूज़ इसलिए करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी आ जाए तो आप सरप्राइज़ ना हो जाओ कि ये क्या आ गया। ठीक है ना, बल्कि आप सरप्राइज़ कर दो कि इस बच्चे को तो ये भी आता है। समझ रहे हो? हाँ, तो सबसे पहली IDE और बहुत पावरफुल टूल है वो है VS कोड। VS कोड को हम यूज़ करेंगे, और VS कोड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है IDEs में से। और दूसरी IDE जो है वो पाइथन की खुद की है, उसका नाम है पायचार्म। पायचार्म भी हम यूज़ करेंगे। अब मैंने पाइथन यूज़ कर लिया, ठीक है, IDEs के अंदर नोटबुक बना ली मैंने। वो नोटबुक भी तो किसी टूल में बनेगी ना भाई। हाँ, तो वो टूल क्या है? वो टूल है जुपिटर। जुपिटर नोटबुक्स हम यूज़ करेंगे। ICAP ने हमारे लिए स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ ये नोटबुक यूज़ करनी है। ठीक है, हम यही नोटबुक यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ बताओ मुझे सोच के, देखो क्या मैं पाइथन को डायरेक्ट नोटबुक में चला सकता हूँ कि मैं IDE यूज़ ही ना करूँ? है ना मैं VS कोड इंस्टॉल करूँ, ना मैं पायचार्म इंस्टॉल करूँ, लेकिन मैं पाइथन को जुपिटर नोटबुक पे यूज़ कर लूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल रिटेन करो, इसका आंसर आएगा। ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ये जो एरो है ना, ये एरो मैंने सवाल पूछा है अभी तुमसे, ये वाला। अच्छा, फिर हम पाइथन को जुपिटर नोटबुक में क्या यूज़ करेंगे? क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे? अभी टूल्स के अंदर भी तो टूल्स हैं ना। देखो ऐसा है कि आपको जो पढ़ना होता है ना, जो सीखना होता है, आप उसकी स्पेशलिस्ट लाइब्रेरी में जाते हैं, है ना। एक मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लिया है, उसकी लाइब्रेरी में बहुत कम चांसेस है ना कि पॉलिटिकल साइंस की किताबें होंगी, लेकिन उधर जनाब फिजियोलॉजी की, एनाटमी की और पता नहीं क्या क्या किताबें भरी हुई होंगी हज़ारों में, है ना। ऐसा ही है ना। इसी तरह आप जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में, ठीक है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में कोई किताब होगी जो मतलब जियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जियो फिज़िक्स की में भी हो, पर खालिस जियोलॉजी की किताब होने के चांसेस कम है ना। इसका मतलब है कि आपका जो पर्पज़ है, आपने पर्पज़ स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज़ करनी है ना। सेम इज़ द केस विद पाइथन। पाइथन में भी ICAP ने हमें लाइब्रेरीज़ आइडेंटिफाई करके दी हैं कि वो यूज़ करनी है। सबसे पहली और बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है पांडास। ये डाटा को मैनिपुलेट करने में यूज़ होती है, इसमें डाटा फ्रेम्स बनते हैं। और डाटा फ्रेम क्या होता है, डाटा फ्रेम पे हम बात करेंगे, तफसील में भी बात करेंगे, आज भी कर लेंगे। उसके बाद है NumPy। देखो डाटा के डायमेंशंस होते हैं, एक्सेल तो आता है ना सबको, एक्सेल पे बात करते हैं डायमेंशन क्या होती है डाटा की। सेल एड्रेस A1, उसमें कुछ भी लिख दो, कुछ भी अपना नाम लिख दो, लिख दिया। अब हमने किस सेल एड्रेस में लिखा? A1। A क्या है बताओ, और 1 क्या है? A जो है वो उसका कॉलम नेम नहीं है,
और 1 जो है वो उसकी रो नहीं है ना। तो एक सेल में जो डाटा रखा हमने भाई, वो भी तो 2 डायमेंशनल डाटा है ना। हाँ, तो अब डाटा 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। XYZ एक्सिस तो पढ़े हुए हैं ना सबने हमने, तो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, डाटा n डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एरेज किधर हैंडल होंगे? वो एरेज हम हैंडल करेंगे numpy में। फिर हमने डाटा पांडास में डाटा फ्रेम में कॉल किया, हमने डाटा को मैनिपुलेट कर लिया, हमने एरे फंक्शंस उस पर अप्लाई कर दिए। फिर क्या करें हम? भाई डाटा को अगर मैं टेबल फॉर्म में दिखाऊंगा तो हाँ दिख जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं डाटा को विजुअली प्रेजेंट करूंगा तो रिटेंशन बढ़ जाएगी ना। वही बात के जो हमने पाकिस्तान की एग्जांपल यूज़ की थी कि अगर मैं जियोग्राफिक रीजन्स में सेल्स दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह प्रेजेंट करूँ, बार से प्रेजेंट करूँ या मैप चार्ट से प्रेजेंट करूँ? देखो, अगर मैं मैप पे बबल्स प्रेजेंट करूँगा तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, है ना। चीज़ें लिंक हो सकेंगी कि हाँ पंजाब में सेल्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उधर पॉपुलेशन ज़्यादा है। समझ रहे हो ना, लॉजिक समझ में आएगा ना। हाँ, इसीलिए मैटप्लॉटलिब एक टूल है स्टैटिक ग्राफ्स बनाने का। अच्छा, डायनेमिक ग्राफ्स हमारे सिलेबस में लकीली नहीं है। डायनेमिक्स ग्राफ होते ना तो आप लोगों को पता चलता है कि सिलेबस चीज़ क्या है फिर। तो स्टैटिक ग्राफ्स हैं हमारे, और स्टैटिक ड्राफ्टिंग है। कोड जो हम लिखेंगे ना वो भी स्टैटिक होगा, डायनेमिक कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। फिर सीबॉर्न एक लाइब्रेरी है जो मैटप्लॉटलिब के टॉप पे ही बनी हुई है और ग्राफिक्स को और ग्राफ्स को कस्टमाइज़ करने में काम आती है। ठीक है, देखो एक डिफ़ॉल्ट चार्ट मैंने बना लिया, बार चार्ट ही बनाया, चलो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ना एक लाइन एवरेज की शो हो और पता चल जाए उस लाइन से कि उस लाइन से नीचे वाले जो बार्स हैं ना वो बिलो एवरेज हैं और जो उस लाइन से ऊपर वाले बार हैं वो अबव एवरेज हैं। कस्टमाइजेशन है ना ये लाइन। मैं चाहता हूँ उस चार्ट का टाइटल जो है ना वो ABC के बजाय XYZ हो जाए, सही है। और उस चार्ट पे जनाब एक बार है जो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और वो आउटलायर है, मैं चाहता हूँ आउटलायर आइडेंटिफाई हो जाए। कैसे? सीबॉर्न से। मैटप्लॉटलिब में भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन सीबॉर्न जो है ना वो बेटर कस्टमाइजेशन आपको ऑफर करता है, ईजी टू यूज़ है। देन स्टैट्स मॉडल, ठीक है, हमने बात की थी ना जनरेटिव AI की और फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो मुझे बताओ कंटेंट जनरेटिव AI हम लोग कौन हैं? हम क्या विजुअल आर्टिस्ट हैं? हमने विजुअल डाटा जनरेट करना है, हमें करना पड़ सकता है। देखो, क्या हमें ऑडियो डाटा जनरेट करना है? हाँ, वो भी करना पड़ सकता है, पर हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है एनालिसिस परफॉर्म करना। हमारा डाटा मेनली क्या होगा? हमारा डाटा मेनली नंबर्स होंगे, ठीक है। तो नंबर्स में सबसे पहला एनालिसिस क्या परफॉर्म होता है? भाई स्टैटिस्टिक्स ही परफॉर्म होती हैं, लाजमी बात है ना। डाटा की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, मीन मोड, उसका मीन क्या है, उसका मीडियन क्या है, उसका मोड क्या है, रेंज क्या है, मिन मैक्स किधर लाई कर रहे हैं, आउटलायर्स आइडेंटिफाई कर लिए, यही हम परफॉर्म करते हैं ना। उसके क्वार्टाइल्स देख लिए, तो ये हम यूज़ करेंगे स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी। अच्छा, अब आने वाली है चीज़ मज़े की। भाई देखो, डाटा पे मैंने काम कर लिया, अब मैं उस काम को रिटेन किधर करूँ? अपनी हार्ड डिस्क में ही कर लूँ, है ना, ताकि जब मेरा सिस्टम रिफ़्रेश हो तो वो सब कुछ लॉस हो जाए। सही है ना, ऐसा ही करना चाहिए ना। अपनी हार्ड डिस्क पे सेव कर लेता हूँ, किसी को दिखाना होगा तो अपना लैपटॉप कैरी करके ले जाऊँगा, दिखा लूँगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। शुरू में हमने बात की थी क्लाउड की। देखो, स्टोरेज ना क्लाउड पे होती है। हम जो डाटा पे भी काम करेंगे ना उसको भी हम 2 जगह पे सेव करेंगे, एक गिटहब पे, एक कैगल पे। ये क्या होते हैं, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये फिर बात करेंगे। अच्छा, अब आ जाओ, हमने बात की थी कि हम 5 IDEs यूज़ करेंगे, है ना। तो 2 बताई थी मैंने, और किसी ने पूछा भी नहीं कि बाकी 3 क्या हैं। कितने सुन बैठे हुए हो। चलो खैर, एक IDE हमें कैगल भी ऑफर करता है, ठीक है। और कैगल जो है ना, बेसिकली ये समझो कि डाटा एनालिस्ट, AI प्रोफेशनल्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, उनका सोशल नेटवर्क है ये, ठीक है। जिस तरह जो 2-3 नाम फेमस हैं सोशल मीडिया के, वो वेलों का सोशल नेटवर्क है ना। हाँ, जिस तरह प्रोफेशनल्स का सोशल नेटवर्क क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। लिंक्डइन, शाबाश। इसी तरह जो प्रोफेशनल डाटा एनालिस्ट हैं, AI एंथुजिएस्ट हैं, उनका सोशल नेटवर्क है कैगल और गिटहब, ठीक है। गिटहब पे मेनली काम रखते हैं हम अपना। गिटहब उस तरह से सोशल नेटवर्क नहीं है जिस तरह से कैगल है। तो ये टूल्स हम यूज़ करेंगे डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने में। अब कोर्स का एक हिस्सा हो गया हमारा कवर, ठीक है। डाटा को हमने
एनालाइज करना सीख लिया। क्या सीखा हमने डेटा को एनालाइज करने में? हमने ये सीखा कि हमारे पास आएगा रॉ डेटा, है ना। रॉ डेटा आया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया यूज़फुल फॉर्म में, हमने उसको अपने एनालिटिक्स इंजन में इंपोर्ट कर लिया, लोड कर लिया, ठीक है। हमने उस पर टेबल्स बना लिए, हमने उस पर विजुअल्स बना लिए, हमने उस पर मैप्स बना लिए, ठीक है। हमने उस डेटा को प्रेजेंट कर दिया। इसमें देखो दो चीज़ें, यहाँ तक बात हो रही थी हिस्टोरिक डेटा की, है ना। सेल्स एनालिसिस की हमने बात की थी कि जियोग्राफिक जनाब पाकिस्तान में मौजूद प्रोविंशियल टेरिटरीज जो हैं उनका हम सेल्स एनालिसिस करेंगे। सेल्स कब की होंगी? किसी पीरियड की होंगी ना, फॉर द पीरियड एंडेड दिस, इस तरह होता है ना। तो वो पीरियड तो हिस्ट्री है ना। इवन अगर आज की भी सेल्स में देख रहा हूँ तो आज का भी दिन तो गुजर गया ना, डे एंड पे देख रहा हूँ, हाँ, तो हिस्टोरिक डेटा है। तो ये हिस्टोरिक डेटा मैं क्यों देख रहा हूँ? डिसीजन तो मुझे कल का लेना है ना, तो मुझे चाहिए प्रिडिक्शन, मुझे चाहिए क्लासिफिकेशन, है ना, मुझे चाहिए ग्रुपिंग, हाँ, कल के लिए बिल्कुल। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मेरा डेटा रेडी हो गया मॉडल में इनपुट के लिए, ठीक है। मॉडल क्या है? मॉडल लाइंस ऑफ कोड है यार, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे मुझे परेशानी दिखती है, मैं मॉडल बोलता हूँ तो बताओ, सवाल पूछो। अच्छा चलो ठीक है, सही है। चलो अब आ जाओ एआई पे। भाई गिटहब भी एक आईडी ऑफर करता है, ये बात रह गई थी। एआई पे आ जाओ। एआई के क्या टूल्स हैं? क्या नए टूल्स होंगे इसके लिए? परेशान होने की ज़रूरत है? नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एआई भी सिमिलर टूल्स यूज़ होंगे। यहाँ तक साइकिट लर्न जो है ना, साइंटिफिक लर्निंग का टूल है यार। मशीन लर्निंग पे थोड़ी सी बात करते हैं, चलो इसको रोकते हैं प्रेजेंटेशन को यहीं पे। मशीन लर्निंग क्या है पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना मॉडर्न डे मैजिक कहते हैं, मॉडर्न डे मैजिक। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जब मॉडल्स को आप एक्सप्लोर करते हो ना, तो उसके बैक पे पता है क्या है? मॉडल्स की फाउंडेशंस क्या होती हैं? फैंसी मैथमेटिक्स होता है, और कुछ भी नहीं होता। फैंसी मैथमेटिक्स। चैट जीपीटी आपको जो रिप्लाई करता है ना, ठीक है, आप उससे पूछो आर यू, वो बोलेगा आई एम चैट जीपीटी, एन ओपन सोर्स एलएमएम मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ये जो रिप्लाई वो करेगा ना, वो एक एक लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी की बेस पे उसने आउटपुट दिया है आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना कि टेक्स्ट डेटा नज़र आ रहा है आपको, टेक्स्ट डेटा के पीछे प्रोबेबिलिटी, उसने जो लर्न किया मटेरियल, वहाँ से उसने सीखा कि आई के बाद एम आता है। और बात क्योंकि पर्सनल चैट जीपीटी की हो रही है, तो एम के बाद उसने खुद का बताना है कि वो खुद क्या है, ठीक है। तो साइकिट लर्न ना इसलिए यूज़ होता है, मशीन को अनेबल करने के लिए कि मशीन लर्न कर ले, ठीक है। वो फैंसी मैथमेटिक्स हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें सीखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि भाई कोई कोडर है जो कि मैथमेटिक्स का भी एक्सपर्ट है और उसने वो चीज़ कोड कर दी, वो चीज़ उसने लाइब्रेरी बना दी पूरी। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे फैंसी मैथमेटिक्स यूज़ करनी है तो क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं फैंसी मैथमेटिक्स सीखूं, सीख के किताब लिखूं और किताब लिख के उसको समझूं और फिर उसको जनाब यूज़ कर लूँ? ऐसा है? नहीं भाई, किसी को बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है, फैंसी मैथमेटिक्स, उसको कोडिंग भी बहुत अच्छी आती थी, उसने जनाब एक लाइब्रेरी कोड कर दी पूरी, और उसने कहा कि अब आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो भी परफॉर्म करना है, आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करके और परफॉर्म कर लें। वैसे तो लाइब्रेरी से सीखने के लिए लाइब्रेरी जाना होता है ना, पाइथन ये ईजमेंट भी ऑफर करता है कि आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो, जाने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। समझ रहे हो? साइकिट लर्न के बाद आता है साइपाई, साइंटिफिक पाइथन, ठीक है। साइंटिफिक पाइथन भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एक लाइब्रेरी है, और स्टैट्स मॉडल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा वही दो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे भी यूज़ होंगे, उनके आईडीज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे, वो कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि यूज़र इंटरफेस बेस्ड है, ठीक है ना। क्लिक्स पे काम हो जाएगा, कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के टूल्स और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है पावर ऑटोमेट के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट का पावर सूट है पूरा, जिस तरह MS ऑफिस सूट है ना, जिसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, और भी चीज़ें आती हैं। इसी तरह एक पावर सूट भी है जिसमें पावर BI, पावर क्वेरी, पहले पावर मैप भी होता था पता है, फिर पावर मैप को पावर BI में और पावर क्वेरी में इंटीग्रेट कर दिया। पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ये अलग अलग टूल्स
जो है ना वो दिए थे, फिर उन टूल्स को इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो हम ऑटोमेशन का एक ही टूल है आईकैप का दिया हुआ, और उसको हम यूज़ करेंगे और एक्सपर्टीज़ हो जाएगी आपकी इन चीज़ों से। देखो परेशान नहीं होना कि जैसे वो मैंने कहा था ना फैंसी मैथमेटिक्स, अब आप बोलो कि जनाब हमारा इंस्ट्रक्टर भी तो फैंसी वोकेबलरी यूज़ कर रहा है। भाई फैंसी वोकेबलरी इस सब्जेक्ट की है, वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, चलो देखो चलो बैंकिंग पे बात करते हैं यार। कन्वेंशनल बैंक से ऑपरेट करते हैं, सही है, इस्लामिक बैंक्स भी ऑपरेट करते हैं। जब बात इस्लामिक बैंकिंग की होती है वोकेबलरी बदल जाती है ना। हाँ, तो यही इधर है। देखो जो बात हो रही होगी ना वोकेबलरी वो यूज़ होगी, जो सब्जेक्ट है ना डिस्कशन का वोकेबलरी उसकी यूज़ होगी। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, ये वोकेबलरी तुम सीख जाओगे यार। मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हारे साथ गूगल की डेटा डिक्शनरी शेयर कर दूंगा, बताओ और इसके बाद क्या परेशानी रहेगी वोकेबलरी की। ठीक है, हाँ बस आगे चलते हैं। मेथडोलॉजी क्या होगी हमारी, हम कैसे पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे कि तुम्हें ना एक सिस्टम चाहिए होगा भाई, और उस सिस्टम की मिनिमम स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो ये हैं कि जो काम हम डेस्कटॉप टूल्स से कर रहे हैं, जो काम हम ऑनलाइन करेंगे ना ये कैगल वगैरह पे या उधर, तो वो काम तो हमें सिर्फ इंटरनेट चाहिए, सिस्टम अगर हमारा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं भी है तो वो काम हो जाएगा। लेकिन जब हम IDEs को ऑपरेट करेंगे, जब हम पावर BI को ऑपरेट करेंगे और वो सब चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, तो हमें सिस्टम में एट द लीस्ट 4 GB रैम चाहिए होगी। ठीक है, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसर भी चाहिए होगा। देखो ऐसा है कि जब हम बात करें ना मैथमेटिक्स की, एनालिटिक्स इंजन की, तो वो चीज़ें परफॉर्म होनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होंगी, वो अगर आपके कंप्यूटर में कंप्यूटिंग पावर होगी ना तो जल्दी परफॉर्म हो जाएंगी, अच्छी परफॉर्म हो जाएंगी। अगर आपके कंप्यूटर में वो कंप्यूटिंग पावर नहीं है, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैंने आपसे ना सिर्फ 4 IDEs इंट्रोड्यूस की हैं, एक IDE अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं की। और तुम पूछ भी नहीं रहे हो यार कि 5 बताई थी, फिर तुमने 2 इंट्रोड्यूस की, फिर 2 नहीं की, 2 बाद में की, फिर भी एक रह गई और तुम पूछ भी नहीं रहे। देखो वो एक IDE है गूगल की, गूगल कोलैबोरेटरी। गूगल कोलैबोरेटरी जनाब ऑनलाइन अवेलेबल होती है और उसके लिए कॉन्डा भी यूज़ नहीं करना पड़ता, और वो सिर्फ पाइथन रन करती है, तो वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, विंडोज़ आपके पास विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 होनी चाहिए। उससे पहले की विंडोज़ भी देखो होगी ना, टूल्स हमारे चल जाएंगे। लेकिन देखो स्कीम को समझना, इस सब्जेक्ट की स्कीम क्या है, कोर वैल्यू क्या थी आईकैप की, बताओ, जो हमने शुरू में बात की थी सबसे पहले, इनोवेशन ना। अब अगर तुम विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो, तुम IDEs का वो वर्जन यूज़ ही नहीं कर सकोगे जो लेटेस्ट है। एग्जामिनेशन स्कीम का क्या नाम है, 2025 है ना। विंडोज़ तुम कौन सी यूज़ कर रहे होगे, वो विंडोज़ जो 2008 में आई थी, 17 ईयर्स अगो। तो भाई पेपर भी फिर 17 साल पहले वाले उसी तरह से दे सकोगे। तो टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट करना है हमने। विंडोज़ 10 या 11 चाहिए, खैर आगे चलते हैं। ड्राइवर्स अपडेटेड हो, ड्राइवर्स अपडेटेड क्यों हो, क्योंकि भाई डाटा आप देख रहे होंगे बार बार, विजुअल डाटा कंज्यूम कर रहे होंगे, तो विजुअल्स आपके ठीक होने चाहिए। आप ऑडियो डाटा सुन रहे होंगे तो आपके ऑडियो ड्राइवर्स अपडेटेड होने चाहिए। सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़ जो हमने डिस्कस की है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, और वो इंस्टॉल कैसे होंगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, खुद से इंस्टॉल मत कर लेना। देखो इस चीज़ पे भाई क्लियर रहना, इंस्टॉलेशन पे हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि इंस्टॉलेशन करते हुए ना कुछ चीज़ें आपको चेक मार्क करनी होती हैं और कुछ ऑलरेडी चेक मार्क्ड होती हैं, वो हटानी होती हैं। सही है, हाँ, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हम साथ साथ इंस्टॉलेशन करेंगे। सही है, मैं अपने सिस्टम से चीज़ें रिमूव कर दूंगा, दोबारा आपके साथ इंस्टॉल करूंगा कि देखो ऐसे करना है। सही है, और फिर भी आप अगर कहीं पे अटक जाते हो, कोई मसला आता है, तो भाई है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इन्वायरमेंट्स, देखो फिर वही बात आ गई ना कि तुम पढ़ने बैठते हो तो भाई पढ़ाई का माहौल बना के बैठते हो ना। इसी तरह जब कोडिंग करने बैठ रहे हो तो कोडिंग का भी इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। और वो इन्वायरमेंट ये नहीं होगा कि मैं कॉफ़ी कंज्यूम कर लूँ, मेरी लाइटिंग एडिक्वेट हो, मेरे सिस्टम की सेटिंग अच्छी हो, ड्राइवर्स अपडेटेड हो, ब्ला 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 ब्ला, ये नहीं होगा भाई वो इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट बनेगा इन्वायरमेंट मैनेजर में। इन्वायरमेंट मैनेजर कौन सा हमने डिस्कस किया था, कॉन्डा, वेरी गुड। फिर पैकेजेस, अच्छा पैकेजेस क्या होते हैं ये, और लाइब्रेरीज जो लफ्ज़ है ना ये साइमल्टेनियसली यूज़ होंगे। इनका डिफरेंस थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये सेम मानों में यूज़ होंगे। फिर इनिशियल सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, चीज़ें इंस्टॉल कर ली तुमने, अब क्या करोगे। देखो एक चीज़ ना, ये बात
बड़ी जिम्मेदारी से सुनना कि जो टूल्स आप यूज़ करोगे ना, उन पे आपको अपनी आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा। जीमेल आईडी या माइक्रोसॉफ्ट आईडी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उससे लॉगिन होना पड़ेगा, और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना इन टूल्स को, ठीक है ना। इनका यूज़ जो है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे कि आपने इनको बड़ी जिम्मेदारी से यूज़ किया है। ये टूल्स मिसयूज़ भी तो हो रहे हैं ना यार, हम आए दिन देखते हैं डीप फेक वीडियोज़ आ रही हैं, डीप फेक ऑडियोज़ आ रही हैं, मुझे बताओ टूल्स मिसयूज़ नहीं हो रहे, है ना। तो टूल्स को हमने जिस पर्पज़ के लिए, जो देखो ICAP ने ना हमारा स्कोप बिल्कुल डिफाइन किया है, बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट पाथ दिया है बगैर कर्व्स के। हमारे लिए माइलस्टोन उसी पाथ पे सेट किए हैं, यहाँ चलोगे ये समझ जाओगे, आगे चलोगे ये आ जाएगा, आगे चलोगे ये आ जाएगा, ऐसे, है ना। हमने उससे हटना नहीं है। फिर वोकेबलरी, भाई ये तो इस पे तो बात हो गई बड़ी। अब आ जाओगे टीचिंग कैसे होगी इस कोर्स की। ऑनलाइन भी होगी, फिजिकल भी होगी, हाइब्रिड आपको पोर्टल पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। जो हम डेटा फ्रेम को, मैंने एक टर्म यूज़ की थी ना, डिफाइन नहीं की थी अभी के लिए। देखो ऐसा है कि जब एक डेटा आपके सिस्टम में है ना, जो आपने यूज़ करना है वो है डेटा सेट। क्या है? डेटा सेट। लेकिन जब वो डेटा आपने अपने एनालिटिक्स इंजन में लोड कर दिया, उस पे आपने डिफाइन कर दिया कि अब मैंने इस डेटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं, वो बन जाता है आपका डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा सेट क्या होता है? रॉ डेटा। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा रेडी टू बी एनालाइज्ड, डेटा रेडी टू बी टॉर्चर्ड, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, वोकेबलरी देखो, एक ये तो मैंने खुद ही यूज़ किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम कोई मॉडल डेवलप करते हैं ना, तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं, ठीक है। तुम्हारा भी क्वालिटी एश्योरेंस होगा। मैं अश्योर करूँगा कि तुम जो है ना वो सीख रहे हो चीज़ें, और क्वालिटेटिवली सीख रहे हो, क्वांटिटेटिवली नहीं। ऐसा नहीं कि ICAP ने 10 चीज़ें अगर बोली हैं तो 10 में से 8 तुम बोलोगे मुझे आती हैं, और मैं बोलूँगा अच्छा ये परफॉर्म करो तो तुम फेल हो जाओ। ऐसे नहीं भाई, 10 में से 10 चीज़ें आनी भी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए ना भाई बड़ा रिगोरस तुम्हारा रगड़े वाला Q&A करने लगा है, तो इसके लिए रेडी होना। तुम्हारी अल्फ़ा टेस्टिंग होगी साथ के साथ, उसके बाद तुम्हारी बीटा टेस्टिंग होगी पीरियोडिकली, और तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़दीक तुम्हारी गैमर टेस्टिंग होगी, ठीक है। ये टर्म्स क्या होती हैं बात करेंगे। फिर डीबगिंग। देखो टेस्ट तुम्हारा होगा ना, तुम मे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ, मे भी तुम बताओ कि कहीं पे तुम लैग कर रहे हो, तो फिर जहाँ पे लैग कर रहे होगे उस बग के साथ जाने दें तुम्हें एग्ज़ाम में कि नहीं? बताओ, सॉफ्टवेयर में कोई मसला हो, कोई बग आ जाए तो उसके साथ सॉफ्टवेयर को लाइव कर दें? नहीं ना, डीबगिंग करेंगे तुम्हारी। तुम खुद भी करोगे, तुम खुद इतने हो जाओगे कि तुम अपने कोड की डीबगिंग कर लो और अपनी खुद की भी। फिर क्वेरी मैनेजमेंट। भाई ये सब चीज़ें होंगी कैसे? आप मुझे किस तरह रीच करेंगे, आप सवालात अपने किस तरह लाएंगे और उनके जवाबात किस तरह होंगे? व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म हो गया, आप में से बहुत सारे लोग उसके मेंबर हैं, तो उसके थ्रू आपकी क्वेरीज आंसर होंगी, लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। उसके अलावा भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो, कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड, यूज़ से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो आप भाई को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम। देखो एग्ज़ाम का अभी तक कोई पैटर्न डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि टूल्स बताए हुए हैं तो हमारे पास बहुत मतलब कि लर्नेड ओपिनियन हम फॉर्म कर सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। याद किया हुआ कोड थोड़ी लिखवाएंगे नोटबुक पे, मतलब नोटबुक तो होगी हाँ, पर डिजिटल नोटबुक होगी, ठीक है। देखो पेपर पे थोड़ी लिखवा सकते हैं इस कोर्स को, पेपर पे ना ही लिखा जा सकता है। तो ये परफॉर्म करने वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अब आपने एग्ज़ाम परफॉर्म करने वाला होगा, और एग्ज़ाम के बाद जो काम कर रहे हो ना वो किसी को प्रेजेंट भी तो कर सको ना। फाइनल लेवल का कोर्स है भाई, फर्म में जाओगे क्या बोलोगे? मैं सर डेटा एनालिटिक्स सीख के आ गया, ठीक है, बस ये बोल दोगे। प्रेजेंट करोगे अपने काम को। प्रेजेंट कैसे करोगे? अपनी सीवी में लिख डालोगे कि सर मेरा काम यहाँ प्लेस हुआ है, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाओ कि हम किस तरह के डेटा पे काम कर रहे होंगे, क्या टूल्स हम यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे।
भाई ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये जो भी है इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये मेरे एक फोल्डर की डायरेक्टरी है। ये फोल्डर किधर है? ये फोल्डर ई ड्राइव में है। इस फोल्डर का नाम है सेल्स एनालिसिस, इस फोल्डर की डायरेक्टरी, ठीक है। ई ड्राइव का नाम है प्रोजेक्ट्स, ई ड्राइव का सीरियल नंबर जो भी है। ये इसकी डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसकी डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। फाइल का क्या नाम है? लैला गारमेंट सेल्स। गारमेंट सेल्स का डाटा है। साइज़ कितना आ रहा है? साइज़ चलो इसका देखते हैं कितना आ रहा है। सही है, इसका साइज़ आ रहा है जनाब 240 समथिंग MB। सही है, 240 MB आ रहे हैं तकरीबन इसका साइज़। ये देखो, अरे कैसे निकाले दिखा रहा हूँ, परेशान मत हो, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा हूँ डेटा, देख लो लाइव। 257, 262, 854, ठीक है। इसको मैंने 1024 से डिवाइड किया, यह आ गया KB। इसको मैंने 1024 से डिवाइड किया, यह आ गया MB। 245 MB का डाटा है, सही है। अब ये डाटा मैंने एक्सेल में इंपोर्ट किया कि भाई मैंने इस डाटा पे काम करना है, तो एक्सेल में इसको ले आता हूँ। एक्सेल क्या कहता है? एक्सेल कहता है कि मेरा इतना बड़ा ग्रिड ही नहीं है जितना बड़ा तुम डाटा लाए हो यार, कैसे एनालाइज करूँ बताओ इस डाटा को। हाँ, तो इसके लिए कंटेम्प्रेरी टूल्स हैं। इसको मैंने फिर VS कोड पे पाइथन में इस डाटा को इंपोर्ट किया, ठीक है। और कितनी देर लगी देखो, ये देखो डाटा सेट को मैंने डाटा फ्रेम में इंपोर्ट किया, कितने सेकंड में हो गया? 7.4 सेकंड में पूरा डाटा यूज़ हो गया, इंपोर्ट हो गया। देखो अब इसको रेंज इंडेक्स देख रहे हो? रेंज इंडेक्स क्या होता है इस पर बात करेंगे, लेकिन 5.5 मिलियन रोज़ का डाटा है। एक्सेल में कितनी रोज़ होती है? एक्सेल तो बेचारा सही कह रहा था फिर कि भाई बहुत बड़ा डाटा है, मैं तो नहीं कर सकता इसको। और ये इसने मुझे कितनी देर में, 0 सेकंड्स में इसने बता दिया, फ़ौरन बता दिया कि आपका डाटा ये उसके रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं उसके, और कॉलम्स के नाम ये हैं और उसकी टाइप्स ये है ना। तो फिर देखो एक्सेल तो फिर मेरे काम का ही नहीं रहा। जो जिस डाटा पे मैंने काम करना है वो डाटा मैं एक्सेल पे तो एनालाइज ही नहीं कर सकता। मैं क्या प्रेजेंट करूँगा मैनेजमेंट को? हाँ, जाके ये लेम सा एक्सक्यूज़ दे दूँ कि सर वो डाटा क्योंकि एक्सेल ग्रिड पे पूरा नहीं आ रहा और कोई टूल मुझे आता नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई, और टूल्स हैं और आते भी हैं तो हम करेंगे। ये बड़े मज़े की चीज़ होने लगी है भाई। ये क्या लिखा हुआ है सामने? दिनों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम? सोचो थोड़ा, इसमें से मीनिंगफुल क्या निकल गया? मीनिंगफुल सिर्फ सीक्वेंस निकल के आ रहा है ना, कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेड आएगा, वेड के बाद थर्स आएगा, थर्स के बाद फ्राई आएगा, सैट आएगा, सैन आएगा, है ना। इसी तरह है ना, सीक्वेंस निकल के आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं। अब देखो इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आ जाओ साथ के साथ करो, मज़ा आएगा। मैं इसको 1 हॉट एनकोड कर देता हूँ। 1 हॉट एनकोड मतलब कि मैं इसको बाइनरी में ले जाता हूँ, बूलियन कर देता हूँ, 0-1 में कर देता हूँ, ठीक है। जो मंडे है क्या वो ट्यूसडे है? नहीं, जो मंडे है वो तो मंडे है ना, और मंडे मैंने 1 पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, मतलब पहली चीज़ लिखी हुई है, मंडे को मैंने 1 कर दिया। मंडे इज़ नॉट ट्यूसडे, ट्यूसडे की जगह 0 कर दिया, ठीक है। मेरे डेटा देखो, सिर्फ मंडे की जगह पे 1 लिखा हुआ है इस लिस्ट में। लिस्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, ठीक है, और डिक्शनरी क्या होती है, टपल क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये डेटा की टाइप्स होती है, ठीक है। ये लिस्ट देखो, इसका पहला एलिमेंट जो है वो मंडे 1 है, बाकी मंडे क्योंकि ट्यूसडे नहीं होता इसलिए ट्यूसडे की जगह 0 है, वेडनेसडे नहीं होता इसलिए 0 है। अब आ जाओ ट्यूसडे पे। क्या ट्यूसडे जो है वो मंडे होता है? नहीं होता। क्या ट्यूसडे जो है वो ट्यूसडे होता है? हाँ होता है। इसी तरह वेडनेसडे का आ गया, इसी तरह थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे, संडे, मंडे, और इसी तरह सारा कर लिया। इससे मुझे कुछ पैटर्न मिल रहा है, गौर से देखो तो। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस तरह करके एक चीज़ बना लूँ, देखो है ना, जब मेरे पास सिर्फ डे नेम्स थे तब मुझे सिर्फ सीक्वेंस मिल रहा था, मुझे रिपीटेशन तो मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब मैंने 1 हॉट एनकोड किया तो अभी मैंने कुछ, देखो एनालिटिक्स परफॉर्म नहीं किए मैंने, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि भाई इस डेटा में पैटर्न तो है ना। अब पैटर्न कैसे एनालाइज करना है, चलो और तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं।
मैं इनको लेबल्स असाइन कर देता हूँ। मंडे मेरे वीक का पहला दिन होता है और संडे मेरे वीक का 7th डे होता है। इससे भी मुझे समझ में आ रहा है, सीक्वेंस भी समझ में आ रहा है, और इससे मुझे एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है कि 7 के बाद 1 आता है। पर मुझे ये बताओ, क्या मैथमेटिक्स में 7 के बाद 1 आता है? नहीं आता। पर कैलेंडर में तो संडे के बाद मंडे आता है ना। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, मुझे एक इंसाइट दे रही है, मगर मेरे लिए यूजलेस है। अच्छा, कुछ और हो सकता है, देखते हैं। अगर मैं इन सब को यूनिक आईडी दे दूं, मैं इनको एजिंग कर दूं, चलो ठीक है। देखो मंडे की एज कितनी है 1, ट्यूसडे की एज कितनी है 2। अब नेक्स्ट वीक पे आओ, मंडे की एज कितनी है 8, बताओ मुझे। इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा टाइम सीरीज पे, तो ये तो एक लीनियर हो जाएगा। भाई टाइम डेटा लीनियर होता है, बताओ मुझे। नहीं, हाँ किसने बोला? हाँ, टाइम डेटा लीनियर नहीं होता। टाइम डेटा तो सीजनल होता है, साइक्लिक होता है। ये कॉन्सेप्ट हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, अब साइक्लिसिटी उसकी कैसे कैच करनी है हमने। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है वेव फंक्शन का, साइन वेव और कॉस वेव हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा फाइनेंस का डेटा जो है ना, वो टाइम सीरीज डेटा होता है भाई। देखो स्टॉक्स का डेटा तुम उठा लो, सही है, याहू फाइनेंस से उठा लो, इंटरेस्ट रेट्स उठा लो स्टेट बैंक की वेबसाइट से। वो डेटा क्या है? वो टेक्स्ट देगा तुम्हें? नहीं। वो तुम्हें विजुअल्स देगा? नहीं। वो तुम्हें ऑडियो डेटा देगा? नहीं। वो क्या देगा तुम्हें? वो तुम्हें नंबर्स देगा। क्या वो तुम्हें नंबर्स ऐसे ही हवाई नंबर दे देगा? नहीं। वो नंबर्स डेट के टाइम के साथ होंगे, है ना। तो डेट और टाइम को भी तो देखना है। चलो फाइनेंस डेटा को मैं हटाता हूँ फिलहाल ना हम बात करते हैं सिर्फ किसकी? टेम्परेचर की बात करते हैं। भाई जैसे जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द रोटेट करती है, मतलब इसका ये हो गया ना कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है टेम्परेचर चेंज होता है ना। जैसे जैसे हमारी ज़मीन रिवॉल्व करती है, दिन गुजरता है, तो लाइट की जो लुमिनोसिटी है, जो रोशनी है, वो कम और ज़्यादा होती है ना। बताओ ये टाइम सीरीज डेटा हुआ नहीं हुआ? तो और ये डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब इस डेटा को अगर आप लुमिनोसिटी को रखो 1 हॉट एनकोडिंग के साथ या डिस्क्रीट काउंट के साथ, तो फिर एनालाइज ही नहीं कर सकते। इसको आपको रखना पड़ेगा साइन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, और इसकी आपको एक प्रेजेंटेशन एक थोड़ा विजुअल फॉर्म में देख लो। देखो इसमें अब ये तुम्हें बड़ा क्लियर इंडिकेशन नज़र आ रही है। सबसे पहले देखो ये ऑरेंज वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, ये क्या है? ये डिस्क्रीट डेटा है, इसमें कोई पैटर्न है? नहीं है। तो ये क्या हमें पता चल रहा है टाइम सीरीज डेटा का? नहीं पता चल रहा भाई, पता नहीं कौन सा डेटा है, लीनियर डेटा है बस, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा जो विजिबल नहीं हो रहा, मैं हाइलाइटर लेता हूँ इसके लिए। ये देखो, ये एक चार्ट चल रहा है, येलो हाइलाइटर भी नहीं चल रहा, इसके लिए दूसरा हाइलाइटर देते हैं कोई। ये हाइलाइटर ले लेते हैं। ये देखो, अब ये जो ग्रीन कलर का होता जा रहा है ना, वो देखो, ये देखो, ठीक है। ये राइज हुआ, यहाँ से ये फॉल हुआ, और फिर ये दोबारा राइज करने लग गया। हाँ, अब बताओ ये वही पैटर्न नहीं है जो हमने 1 हॉट एनकोडिंग पे किया था? वो पैटर्न है ना। हाँ, लेकिन अब देखो इसमें तुम्हें ना और भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। वो और चीज़ें क्या हैं? वो तुम्हें नज़र आ रहा होगा, ये वेव फंक्शंस ग्रीन कलर के और ब्लू कलर के। देखो जो टाइम सीरीज डेटा होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। क्या ख्याल है? इसमें देखो अप्स एंड डाउन्स भी हैं। इसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर दिन में होगा, जो रात में लोएस्ट टेम्परेचर होगा, वो प्रेजेंट हो सकता है ना। रोशनी कम ज़्यादा वो प्रेजेंट हो सकती है। इवन फाइनेंशियल डेटा, स्टॉक्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, वो भी तो प्रेजेंट हो सकती है। तो इस तरह का काम कर रहे होंगे हम। हमारा मेन काम टाइम सीरीज का काम होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है हमारा? भाई नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
हमने जनरेटिव एआई सीखना है। और जनरेटिव एआई में क्या सीखना है? हमने सीखना है कि हमने प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, एआई को यूज़ कैसे करना है, एआई को बताना क्या है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। और वो आउटपुट क्या होगा जो हमें चाहिए? सबसे पहले वो आउटपुट होगा कि हमें कोड चाहिए, ठीक है भाई। मुझे कोडिंग नहीं आती भाई, मैं तो कोड एआई से लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं एआई को एक्सप्लेन तो करूँ ना कि मुझे क्या कोड चाहिए, ठीक है, वो सीखेंगे। उसके अलावा जैसे हमने विजुअल्स की बात की थी प्रेजेंटेशन के लिए, वो सीखेंगे। ऑडियो डाटा जनरेट करना, वो भी सीखेंगे। देखो जनरेटिव एआई जो है ना, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, तो हम इसको कवर कर लेंगे थॉरली। लेकिन इसमें जो टूल्स यूज़ होंगे ना, वो सारे छोटे छोटे से टूल्स हैं। वो हाँ, चैट जीपीटी बड़ा टूल, यार देखो इस तरह तो बड़े टूल्स हैं, पर हमारी यूजेबिलिटी क्या है? हमारा स्कोप तो लिमिटेड है ना। हाँ देखो रूम बहुत बड़ा है, पर तुम कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो वो देखो, ठीक है। तो हम अपने स्कोप तक लिमिटेड रहेंगे। देखो भाई एआई जो है ना, वो खुद भी एक डिस्ट्रैक्शन है। मैं तुम्हें बताऊं, तुम तस्वीरें जनरेट करने बैठ गए ना, कैसे शाम गुजरी रात गुजरी पता भी नहीं चलेगा, सही है। तो इसको बड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो हम प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे, हम अपनी मर्ज़ी का आउटपुट लेना सीखेंगे, और हम उसको रिफ़ाइन करना सीखेंगे अगर हमें हमारी मर्ज़ी का आउटपुट नहीं हो रहा तो, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही है, और इस कोर्स में चलने के लिए ये कॉल याद रख लो, जो मुश्किल काम है वो करते रहोगे ना, तो मुश्किल काम होता रहेगा। और अगर पेंडेंसी कर दोगे ना भाई, फिर चीज़ें रह जाएंगी। लेकिन कोई नहीं, फिर भी करेंगे इसको, ठीक है ना। परेशान नहीं होना। देखो कोर्स का मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया, बड़ा थॉरली डिज़ाइन कोर्स है। थोड़ा सा लैंग्वेजेस हैं, मुश्किल है, हाँ ठीक है, पर मिलके आसान बना लेंगे ना उसको। भाई बोलना भी सीख ही गए हो ना, कोडिंग भी सीख जाओगे, क्यों परेशान हो रहे हो? तो रिलैक्स करो, चिल रहो, और वो क्या कहते हैं, चिलैक्स करो, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।